नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। 29 अगस्त को हुआ खेल दिवस का आयोजन। खेलों की महत्ता समझाना है मकसद। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर होता है आयोजन। सीजेआई ने बुलाई फुल कोर्ट बैठक। न्यायिक मामलों की लिस्टिंग और बैकलॉग से संबंधित मुद्दों पर हुई चर्चा। संविधान में नहीं है इस बैठक का कोई प्रावधान। और जनधन योजना ने किए 8 साल पूरे। 2014 में हुई थी घोषणा। वित्तीय समावेशन है योजना का लक्ष्य। चलिए, खबरों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो आपको करना होगा ये कि टेलीग्राम चैनल अमृत उपाध्याय 007 पर जाइए। रोजाना इसकी पीडीएफ वहां आपको उपलब्ध हो जाती है। आइए अब खबरों को शुरू करते हैं। हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद जीवन में खेलों की महत्ता के बारे में जागरूकता फैलाना है। गौरतलब है कि इस दिन देश के बेहतरीन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। साल 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया था। खेल रत्न सम्मान की शुरुआत 1991-92 से की गई थी। यह अवार्ड खेलों में 4 साल और उससे अधिक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद। पिस्टल शूटर अभिनव बिंद्रा इस अवार्ड को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे। कर्णम मल्लेश्वरी इस अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। 1961 में गठित अर्जुन अवार्ड को 4 साल और उससे अधिक लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। हॉकी खिलाड़ी अन्ना लम्स्टेन अर्जुन अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थीं। द्रोणाचार्य अवार्ड को 1985 में गठित किया गया था। यह खेल गुरुओं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। रेसलिंग कोच भालचंद्र भास्कर भागवत, बॉक्सिंग मेंटर ओम प्रकाश भारद्वाज और एथलेटिक्स कोच ओम नाम्बियार द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी थे। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला खेल गुरु रेणु कोहली थी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। मेजर ध्यानचंद को द विजार्ड और मैजिशियन ऑफ द हॉकी के नाम से जानते हैं। उन्होंने हॉकी ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल 1928, 1932 और 1936 में जीता। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने कार्यभार संभालने के कुछ समय बाद ही फुल कोर्ट बैठक बुलाई। मीटिंग में न्यायिक मामलों के लिस्टिंग और बैकलॉग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीय न्याय व्यवस्था में केस की पेंडेंसी या लंबित मामले एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत सिंगापुर मध्यस्थता शिखर सम्मेलन में पूर्व सीजेआई एनवी रमन्ना ने भारतीय अदालतों में पेंडेंसी केस की संख्या 45 मिलियन तक बताई थी। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड और सुप्रीम कोर्ट के डेटा के अनुसार वर्तमान में जिला और अधीनस्थ अदालतों में 3.9 करोड़ मामले, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 58.5 लाख मामले और सुप्रीम कोर्ट में 69,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। आपको बता दें कि फुल कोर्ट बैठक का मतलब ऐसी बैठक है जिसमें न्यायालय के सभी न्यायाधीश हिस्सा लेते हैं। इस बैठक के बारे में संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके लिए कोई लिखित नियम भी नहीं है। यह बैठक परंपरा के अनुसार बुलाई जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर फुल कोर्ट बैठक बुलाई जाती है। बैठक के लिए किसी विशेष कैलेंडर की जरूरत नहीं होती। यह बैठक न्यायपालिका के महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई जाती है। बैठक का मूल उद्देश्य न्यायपालिका संबंधी मुद्दों के समाधान प्रक्रिया में सबको शामिल करना है। ऐसा नहीं है कि ऐसी बैठक पहली बार हुई है। मार्च 2020 में वकीलों के संघों द्वारा कोविड के समय कोर्ट को बंद करने संबंधी मांगों पर चर्चा करने के लिए ऐसी बैठक बुलाई गई थी। इसके अलावा 1997 में भी ऐसी बैठक बुलाई गई थी जिसमें न्यायाधीश की सभी चल अचल संपत्तियों की घोषणा संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने की प्रक्रिया को मानकीकृत किया है। मंत्रालय ने यह निर्णय सड़क यातायात कन्वेंशन 1949 के तहत लिया। इस कन्वेंशन को जेनेवा कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। भारत कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक ऑफ 1949 का हस्ताक्षरकर्ता देश है। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करने के लिए QR कोड जारी करने का प्रावधान किया है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के आकार, रंग और पैटर्न आदि में अंतर होता है।
इसके चलते नागरिकों को विदेशों में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसके मद्देनजर परमिट के आकार, रंग और पैटर्न आदि का मानकीकरण किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी पीएमजेडीवाई के सफल कार्यान्वयन के 8 साल पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में पीएमजेडीवाई की घोषणा की थी। 28 अगस्त को योजना की ऑफिशियली शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री ने इस योजना को गरीबी के दुष्चक्र से मुक्ति के उत्सव के रूप में बताया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन है। वित्तीय समावेशन का अर्थ है कम आय समूह और वंचित वर्ग तक बुनियादी बैंकिंग सेवा पहुंचाना। वित्तीय समावेशन के तहत बैंकिंग, बचत और जमा खाते खुलवाना, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि सेवाएं आती हैं। योजना 6 स्तंभों के आधार पर शुरू की गई थी। इसके तहत बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, बचत बैंक खाते पर 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाना, क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण करना, दुर्घटना बीमा कवर, जीवन कवर देना, असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना बनाना शामिल है। योजना का मकसद किफायती कीमत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक वंचित वर्गों की पहुंच सुनिश्चित करना और सेवाओं की लागत कम करने के लिए तथा सेवाओं तक रीच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। योजना को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ा गया। ये लोग अभी तक किसी भी बैंकिंग सेवा से जुड़े हुए नहीं थे। कैंप लगाकर बचत जमा खाते खुलवाए गए, केवाईसी प्रक्रिया को आसान किया गया और ई-केवाईसी का भी ऑप्शन रखा गया। ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी किए गए। वंचित वर्ग की जरूरतों को समझते हुए दुर्घटना बीमा कवरेज दिया गया। योजना के तहत माइक्रो बीमा, माइक्रो पेंशन और माइक्रो क्रेडिट जैसी अन्य सुविधाएं भी दी गईं ताकि वंचित वर्गों की अन्य जरूरतें बिना किसी झंझट के पूरी हो सकें। इस योजना को समय समय पर तकनीक के स्तर पर अपडेट भी किया गया है। इसके तहत जन धन दर्शक ऐप भी लॉन्च किया गया। यह देश में बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंक मित्रों, डाकघरों आदि सेवाओं का पता लगाने के लिए एक जीआईएस बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है। इन 8 सालों में योजना ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आंकड़ों से इस योजना की उपलब्धियों को समझा जा सकता है। पीएमजेडीवाई खाते लगभग 46.25 करोड़ लोगों ने खुलवा लिए हैं। इनमें से 56% खाता धारक महिलाएं हैं और 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों से हैं। लगभग 5.4 करोड़ पीएमजेडीवाई खाता धारकों को विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी प्राप्त हुआ है। खाता धारकों को 31.94 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए। पीएमजेडीवाई देश की अन्य आर्थिक योजनाओं के लिए फाउंडेशन का काम भी करती है, चाहे वो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हो या फिर कोविड-19 के समय की वित्तीय सहायता हो। बिना पीएमजेडीवाई के पीएम किसान योजना के लाभ, मनरेगा के तहत बढ़ी हुई मजदूरी, जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर वंचित वर्गों को कभी नहीं मिल पाते। ये खबर जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी के तहत इंक्लूसिव ग्रोथ टॉपिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मई 2020 से भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद ने भारतीय भौतिक विज्ञानियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल बेंगलुरु स्थित आईआईए यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक चीन के तियानगोंग प्रोजेक्ट के लिए पेलोड्स डिजाइन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को SING यानी स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस नाम दिया गया है। इसे 2023 तक तैयार करने की योजना है। हालांकि अब आईआईए के वैज्ञानिक इसरो और विदेश मंत्रालय से इस मामले में आगे की योजना पर बात कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिलने पर ही वैज्ञानिकों को तसल्ली मिल सकेगी। SING अंतरिक्ष से संबंधित ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें भारत और चीन शामिल हैं। आपको बता दें कि तियानगोंग प्रोजेक्ट टी शेप में है। यह आकार में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 20 गुना है। इसमें 3 मॉड्यूल हैं, जिसमें से 2 अप्रैल 2021 और 1 जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया। तियानगोंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद दूसरा इस तरह का स्टेशन है। आइए अब जल्दी से नोट करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल क्या बनते हैं। पहला सवाल है, प्रधानमंत्री जन धन योजना आधिकारिक तौर पर लॉन्च की गई थी 2013, 2014, 2015 या फिर 2016। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुल कोर्ट बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला खेल गुरु रेणु कोहली थी। तियानगोंग प्रोजेक्ट टी शेप में है और भारत कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक ऑफ 1949 का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3, 4, केवल 1 और 3 या फिर केवल 2 और 4। आइए अब जल्दी से देखते हैं पिछले एपिसोड में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब क्या है। पहला सवाल पूछा था मैंने, ब्लैक सी इनिशिएटिव से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह इनिशिएटिव यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित परिवहन पर पहल है। इसके तहत रूस, यूक्रेन, तुर्की और खाद्य तथा कृषि संगठन के बीच एक समझौता किया गया है। इस पर 22 जुलाई 2022 को इस्तांबुल में हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल 1, 1 और 2, 1, 2 और 3, 1 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग का गठन वर्ष 1972 में किया गया था। कुशियार नदी एक सब्सिडियरी नदी है। त्रिपुरा में सबरूम शहर की पेयजल जरूरतों के लिए कुशियारा के जल का उपयोग किया जाता है। इन कथनों में से सही को चुनिए, केवल 1, 1 और 2, 2 और 3 या फिर 1 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बुलेटिन काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अगर आपको ये पहल पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इस बुलेटिन को ज़रूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। कल फिर मिलते हैं रात 9 बजे। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।